डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 9th के अध्याय 3 नाजीवाद और हिटलर के उदय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? नवंबर 1943, जनवरी 1944, जून 1946 या मई 1945? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो ख़त्म होने पर बताऊंगी। आइए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ और पढ़ते हैं कुछ वाइमर गणराज्य की स्थापना के बारे में। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ और मित्र राष्ट्रों के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था। सबसे पहले तो जर्मनी ने स्टार्टिंग में फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके काफ़ी ज़्यादा लाभ कमाया था, लेकिन मित्र राष्ट्रों ने 1918 में जर्मनी और केंद्रीय शक्तियों को हरा के जीत हासिल कर ली थी। वीमर में एक नेशनल असेंबली की बैठक हुई और एक संघीय ढांचे के साथ एक लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना की बात हुई थी। जून 1919 में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए जर्मनी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया था और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी, जैसे कि युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत 6 अरब पाउंड का जुर्माना, युद्ध में हुए क्षति के लिए सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को ही जिम्मेदार स्वीकार करना, जर्मनी को सैन्य विहीन बनाना, सारे उपनिवेश, 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयले का भंडार मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया था। वर्साई में हुई शांति संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश और बहुत सारा हिस्सा फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करना पड़ा था। मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी और उसके ऊपर अन्य कई प्रकार के आरोप लगाए थे और बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए उसको जिम्मेदार ठहरा के उसके ऊपर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा था। युद्ध के अनेक प्रभाव हुए थे, जिनमें से मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। युद्ध में डूबे हुए ऋणों के कारण जर्मन आर्थिक रूप से अपंग हो गया था, जिसका भुगतान सोने में किए जाना था। इसके बाद सोने के भंडार में लगातार कमी आई और जर्मन निशान का मूल्य गिर गया। आवश्यक वस्तुओं की भी कीमतें आसमान छूने लगी थी। जो यूरोप को कल तक कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था, वह युद्ध खत्म होते होते कर्जों का महाद्वीप बन गया था। युद्ध से आर्थिक रूप से महाद्वीप पे विनाशकारी प्रभाव पड़ा था। राष्ट्रीय सभा द्वारा वाइमर गणराज्य का विकास सुरक्षा के रास्ते पे लाने के लिए एक नए जनतांत्रिक संविधान का निर्माण किया गया था, लेकिन यह अपने उद्देश्य में असफल रहा। संविधान में अनेक प्रकार की कमजोरियां थीं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व संबंधी नियमों और अनुच्छेद 48 के कारण एक राजनीतिक संकट पैदा हुआ था, जिसने तानाशाही का रास्ता खोल दिया था। और इसके साथ साथ हमने यह देखा कि सैनिकों को, वहाँ जो मौजूद सैनिकों को, तो उनको आम नागरिकों के बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। हम देखते हैं राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट के बारे में। राजनीतिक रेडिकलवाद विचारों को 1923 के आर्थिक संकटों से ही बल मिला था और जर्मनी ने अपना पहला विश्व युद्ध जो लड़ा था, वह मोटे तौर पे उसे बहुत ज़्यादा कर्ज लिया था। उसके बाद उसने यह विश्व युद्ध लड़ा था। युद्ध के बाद उसे जो हर्जाना भरना था, वह तो स्वर्ण मुद्रा में भरना ही भरना था और उसके अलावा उसे जो कर्ज भी था, वह भी उसे चुकाना था। इस दोहरे बोझ की वजह से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग ख़त्म होने की स्थिति में पहुँच गए थे। फिर आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी का जो मुख्य औद्योगिक क्षेत्र था, रूर, उस पर कब्जा कर लिया। यह जो क्षेत्र था, वह जर्मनी के विशाल कोयला भंडार वाला क्षेत्र था। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उससे उसकी मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरने लगा और अति मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, ज़रूरत की जो चीज़ें थी, उनकी जो कीमतें थी, वह आसमान छूने लगी। जर्मन समाज दुनिया के लिए एक हमदर्दी का पात्र बन गया था। उस स्थिति में इस संकट को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया था। इसका अर्थ है कि जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं, तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। फिर हम देखेंगे मंदी के साल के बारे में। सन 1924 से 1928 तक
जर्मनी में हमें कुछ स्तर पे स्थिरता देखती रही है, लेकिन यह स्थिरता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति में थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियां मुख्यतः जो उन्होंने अमेरिका से कर्ज लिए थे उस पर ही आश्रित थी। जब 1929 में शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई थी। कीमतों की गिरावट देखते ही लोगों ने अपने शेयर मार्केट में अपने शेयर बेचने लगे। यह तो आर्थिक मंदी की शुरुआत थी। धीरे धीरे फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात गिरता गया और किसानों की हालत भी लगातार खराब होती जा रही थी। फिर हमने यह देखा कि अमेरिका अर्थव्यवस्था में जो ये मंदी आई थी उसमें उसको तो दुनिया भर में महसूस किया गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका बुरा प्रभाव जर्मनी अर्थव्यवस्था पर ही पड़ा था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनका वेतन बहुत ज़्यादा गिर चुका था और बेरोजगारों की संख्या लगभग 60 लाख तक पहुंच चुकी थी। फिर हम देखेंगे नाज़ीवाद या नाज़ीवाद के बारे में। यह जो संपूर्ण व्यवस्था थी और जो विचारों की संरचना थी उसके जनक हिटलर को माना जाता है। जर्मन साम्राज्य में यह एक ऐसी धारा फैल गई थी जो एक खास तरह की मूल मान्यताओं और एक खास तरह के व्यवहार के कार्य से संबंधित थी। इनका क्या दृष्टिकोण था? जो नाजियों का दृष्टिकोण था वह राष्ट्रीय समाजवाद के उदय के बारे में था। वह एक सक्षम और एक स्ट्रॉन्ग नेतृत्व को मानते थे। इन्होंने एक नकली तरीके से एक यूटोपिया में जीते थे, एक कल्पनाशील में उन्होंने जीवन अपना व्यतीत करने का प्रयास किया था। उन्होंने नस्लीय श्रेष्ठता और शुद्धता पे बहुत ज़्यादा बल दिया और आर्यों के समाज को निर्माण करने का प्रयास किया था। जर्मनी में हिटलर के उदय के क्या कारण थे? जर्मनी में जो स्थिति उतनी टाइम से बनी आ रही थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद से, वह हिटलर के उदय होने का एक प्रमुख कारण था। वर्साई की संधि इसके लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है और उसके बाद फिर वाइमर जो रिपब्लिक जो बनाया गया था, जो एक गणतंत्र की स्थापना की गई थी, वह बहुत कमज़ोर गणतंत्र था और जो परिवर्तनवादियों और समाजवादियों के बीच में लगातार फूट और उनके जो आपसी कलह थे, इसकी वजह से भी जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ। वहाँ की बेरोजगारी, महामंदी और वहाँ का जो प्रोपेगेंडा चल रहा था उसकी वजह से हमने देखा हिटलर के उदय के कई कारण होते हैं। हिटलर ने सन 1919 में वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उसके बाद उसने उस संगठन पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। फिर उसने उस पार्टी का नाम बदल दिया और इसको सोशलिस्ट पार्टी का नाम दे दिया। बाद में इसे नाजी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। महामंदी के दौरान जब जर्मन अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी थी और जब काम धंधे बंद हो रहे थे, तब इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा को एक बेहतर भविष्य के रूप में लोगों के सामने दिखाया और जनता को बताया और अपने नाजी आंदोलन को इन्होंने काफ़ी चमकाया था उस समय। इसी के दौरान चुनावों में 32% वोट से हिटलर जर्मन का चांसलर बन गया था। हिटलर की क्या राजनीतिक शैली थी? हिटलर लोगों को बंद करके रखने, आडंबर और प्रदर्शन में विश्वास रखता था। वह लोगों को भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता की भावना पैदा करने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां और सभाएं करता था और ताकि सबको उसके प्रभाव के बारे में पता चल चुके। स्वास्थ्यिक छपे हुए लाल झंडे, नाजी सैल्यूट का प्रयोग किया जाता था और एक भाषण जो उसके देने की भाषण की शैली थी वह एक खास अंदाज की होती थी और उसके बाद जो तालियां भी बजाई जाती थी वह भी एक खास अंदाज में बजाई जाती थी। चूँकि उस समय जर्मनी बहुत ही भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, इसलिए वह खुद को मसीहा और रक्षा के रूप में पेश कर रहा था और जनता को इस तबाही से उबारने के लिए उसने एक अवतार के रूप में खुद को प्रदर्शित किया था और जनता ने भी उसको हाथों हाथ उस समय लिया था। फिर हम देखेंगे कि नाजियों ने जनता पर नियंत्रण कर रखा था। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। उसने लोगों को लोकतंत्र के विध्वंस के बारे में पता ही भी नहीं चलने दिया और उसने लोकतंत्र की पूरी सत्ता ही बिखेर के रख दी थी। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को वहाँ का चांसलर बना दिया। मंत्रिमंडल का ये बहुत शक्तिशाली पद था। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में ही जर्मन संसद में हुए अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। उसने के बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रुओं कम्युनिस्टों पर निशाना साधा और सभी कम्युनिस्टों को रातों रात कैंप में बंद कर दिया। फिर हम देखते हैं कि मार्च 1933 में एक विशेष अधिकार नियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए
जर्मनी में बाकायदा तानाशाह को स्थापित कर दिया गया। नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी, और इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि किसी भी कानूनी कार्रवाई के बिना किसी को देश से निकाला जा सकता है या उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जो जर्मनी की तरफ से शुरुआत किया गया था, उसमें तब तक तो स्थिति सही थी जब तक जापान के ऊपर अमेरिका ने अटैक नहीं किया था या अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध से दूर रहा था। अमेरिका हमेशा से युद्धों से दूर रहने की प्रणाली उसकी हमेशा से रही है। जब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कूद पड़ा तो धुरी राष्ट्रों को अपने घुटने टेकने पड़े। इसके साथ ही साथ हिटलर की पराजय हुई और जापान में हमने हिरोशिमा और नागासाकी शहर पे परमाणु बमों का विस्फोट देखा था। इसके साथ ही साथ हमने देखा मई 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो जाता है। फिर हम देखे हैं उस समय नाजी जर्मन में युवाओं की स्थिति क्या थी। जर्मन और यहूदी के जो बच्चे थे वे एक साथ नहीं बैठ सकते थे। जिप्सियों, शारीरिक रूप से अक्षम और यहूदियों को स्कूल से निकाल दिया गया था। वहाँ इतना ज़्यादा भेदभाव था कि यहूदियों और लोगों को वहाँ पर रहने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को दोबारा लिखा गया, जहाँ पे नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया गया। 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग फोंक में दाखिला कराया जाता था, जो कि वहाँ का एक युवा संगठन था जो नाजी विचारधाराओं को बच्चों के अंदर भरता था। इसके साथ साथ 14 साल की उम्र के सभी लड़कों को हिटलर यूथ की सदस्यता देना अनिवार्य कर दिया गया था। हम देखेंगे महिलाओं की स्थिति के बारे में। लड़कियों को एक अच्छी माँ और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना उनका प्रथम कर्तव्य बताया गया था। नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रखना, बच्चों को नाजी मूल मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा गया। 1933 में हिटलर ने कहा कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, क्योंकि वह नस्लीय तौर पर बहुत ही अच्छे जो ऐसे बच्चों को जन्म देती है जो नाजी समाज में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। नस्लीय तौर पर जो वांछित बच्चों को जन्म देने वाली माएँ थीं, उनको हॉस्पिटल में विशेष फैसिलिटीज़ मिलती थी, दुकानों में ज़्यादा छूट मिलती थी, थिएटर, रेलगाड़ी में टिकट सस्ते मिलते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माताओं को कांसे, चांदी और सोने के सिक्के भी दिए जाते थे। लेकिन जो बच्चे अवांछित होते थे या फिर जो शारीरिक रूप से सही नहीं होते थे, उन माताओं को दंडित किया जाता था। उन्हें उल्लंघन करने के लिए उन्हें गंजा करके उनके मुख पर कालिक तक पोत दी जाती थी तथा उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें न केवल जेल में बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके परिवार, उनके पति के अधिकार भी उनसे छीन लिए जाते थे। यह जो स्थिति थी वह जर्मनी समाज के लिए एक बहुत ही खतरनाक स्थिति के रूप में उभर रहा था। इस समय युवाओं, महिलाओं या किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता था कि जब स्थिति हमें समझ में नहीं आती थी, या उस समय जर्मनी का जो समाज था प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मन के समाज पर जो प्रभाव पड़ा था, उन्हें ऐसा लगा था कि नाजीवाद या जो हिटलर है वह उनके लिए एक बहुत अच्छे शासक के रूप में उभरेगा या उनके अधिकारों के लिए विश्व से लड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था और उसने बहुत ज़्यादा ही तरीके से समाज में भेदभाव पैदा किया था और यहूदियों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया था। बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो इसका उत्तर है मई 1945। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।